गुड मॉर्निंग छात्रों, आरके पीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है बच्चों। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में बीए फर्स्ट ईयर का प्रथम प्रश्न पत्र विषय हिंदी साहित्य इसके 5 पाठों के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं आपको। और अब हम बात करेंगे छठवां पाठ जो आपका है मलिक मोहम्मद जायसी का। उसका नाम है सिंगल दीप वर्णन खंड। साथियों, ये सिंगल दीप वर्णन खंड जो है कहाँ से लिया गया है? ये जो जायसी जो सूफी कवि हमारे जायसी हैं उनकी जो एक रचना है पद्मावत जो महाकाव्य है वो रचना। साथियों, पद्मावत महाकाव्य का एक अंश है ये सिंगल दीप वर्णन खंड। तो उसी से अभी आपको 3 क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। कौन कौन से? पहला, दूसरा और चौथा। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। 3 क्वेश्चन करवा दिए, अब तीसरा क्वेश्चन पे ले चलते हैं आपको। साथियों, ये जायसी जो है मलिक मोहम्मद जायसी सूफी कवि, ये भक्ति काल के प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, जो हमने पिछले वीडियो में भी फर्स्ट क्वेश्चन में इनके बारे में सब कुछ आपको अवगत करवा दिया है, अध्ययन पूरा करवा दिया है। तो अब हम ले चलेंगे आपको तीसरे क्वेश्चन पे। बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है आपका, जायसी के काव्य सौंदर्य की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। जायसी का काव्य सौंदर्य की उदाहरण सहित व्याख्या पूछी गई है आपको। तो बच्चों, काव्य सौंदर्य क्या होता है? जो काव्य की रचना की है कवि ने, उस काव्य का जो सौंदर्य है, सौंदर्य क्या है? भाव पक्ष और कला पक्ष, इसके 2 पक्ष माने गए हैं बच्चों। तो जहाँ काव्य सौंदर्य की बात आती है, प्रश्न चाहे कहीं से किसी भी पाठ से आया हो, तो वहाँ काव्य पक्ष की जब बात आती है तो काव्य सौंदर्य में कला पक्ष और भाव पक्ष, ये 2 ही पक्ष माने जाते हैं। साथियों, यहाँ 2 पक्षों के माध्यम से इनके काव्य सौंदर्य को बताया गया है। तो ले चलते हैं आपको आगे। बच्चों, आंसर में देखेंगे जायसी का काव्य सौंदर्य, उसमें सबसे पहले पॉइंट आता है भाव पक्ष की विशेषता। तो भाव पक्ष का मतलब होता है जो जैसे हमारे मन के भाव जो होते हैं, जो मन की धारणा होती है उससे संबंधित होते हैं। और कला पक्ष होता है आपका व्याकरण संबंधी, जैसे अलंकार है, छंद है, इस तरह से। तो बच्चों, यहाँ व्याकरण संबंधी और मन की जो धारणा है, मन के जो भाव है, उससे संबंधित ये 2 ही पक्ष माने गए हैं काव्य सौंदर्य में। तो आप देखेंगे आगे जायसी के जो भाव पक्ष में। साथियों, यहाँ जायसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण प्रेमाश्रयी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। उन्होंने पद्मावत, अखरावट, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में आपको ये सब रचनाएं बता दी हैं और आप जान लें, पद्मावत, अखरावट, आखरी कलाम, चित्रलेखा आदि ग्रंथों की रचना की है इन्होंने। जायसी सूफी संप्रदाय के थे, किंतु उन पर भारतीय अनेक दार्शनिक विचारधाराओं का प्रभाव था बच्चों। कबीर और जायसी दोनों ने हिंदू मुस्लिम को निकट लाने का प्रयास किया। साथियों, जायसी के काव्य सौंदर्य को काव्य के भाव पक्ष और कला पक्ष पर विचार करके स्पष्ट किया जा सकता है, जैसा कि मैंने अभी बताया है आपको। तो चलते हैं आपके भाव पक्ष की विशेषताओं की ओर। देखेंगे आप पहला पॉइंट, भाव पक्ष की विशेषताओं का पहला पॉइंट है प्रेम तत्व का निरूपण। पहला पॉइंट भाव पक्ष का प्रेम तत्व का निरूपण। तो बच्चों, प्रेम तत्व के निरूपण में देखेंगे जायसी, जैसा मैंने अभी बता दिया है, प्रेम मार्गी सूफी कवि थे। सूफी लोग मानते हैं कि ईश्वर अत्यंत सुंदर है, सब तरफ उसी का सौंदर्य फैला हुआ है। ईश्वर जो है, परमात्मा जो है, वो बहुत ही सुंदर है और चारों तरफ जो हमें दिखाई दे रहा है, जो दृश्य फैला हुआ है, वो सब क्या है? वो ईश्वर का ही रूप है और सब तरफ उसी का सौंदर्य फैला हुआ है। और उस ईश्वर को प्राप्त करने का उपाय क्या है? प्रेम और विरह। ऐसा बताया है किसने? सूफी कवि जायसी ने। बच्चों, विरह से प्रेम और प्रगाढ़ हो जाता है। विरह जब किसी व्यक्ति को होता है तो उसका प्रेम जो है और ज्यादा मजबूत हो जाता है, प्रगाढ़ हो जाता है। जायसी ने अपने काव्य में लौकिक प्रेम वर्णन द्वारा अलौकिक प्रेम की भी वेदना की है। इसी कारण उनका पद्मावत क्षमाशोक्ति काव्य भी कहा जाता है। साथियों, जायसी ने हिंदू जीवन से रत्नसेन और पद्मावती की प्रेम कथा लेकर पद्मावत महाकाव्य रचा है।
डॉक्टर द्वारका प्रसाद सक्सेना के अनुसार जायसी ने फारसी प्रेम पद्धति से पद्मावत प्रेमाख्यान काव्य रचा है। डॉक्टर द्वारका प्रसाद सक्सेना का मानना है कि जायसी ने फारसी प्रेम पद्धति से द्रवीभूत होकर के पद्मावत प्रेमाख्यान का काव्य रचा है। साथियों, इस कारण उसमें प्रेम की महिमा को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है। विरह वेदना और सौंदर्य को भी बहुत अधिक बतलाया गया है। ईश्वर परम सौंदर्य युक्त है, उसे प्राप्त करने का उपाय प्रेम है, सिर्फ प्रेम और विरह। प्रेम से हृदय निर्मल होता है। उन्होंने कहा है कि तीनों लोकों और 14 भुवनों में प्रेम के अतिरिक्त और कोई वस्तु लावण्यमयी नहीं है। प्रेम आकाश से भी ऊंचा है। प्रेम से अग्नि भी चंदन के समान शीतल लगती है। साथियों, किंतु प्रेम मार्ग पर वही चढ़ सकता है, वही आगे बढ़ सकता है जो अपना सिर दे सके, यानी अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सके, वो ही प्रेम मार्ग में आगे बढ़ सकता है। तो बच्चों, यहाँ बात हुई, कुछ पंक्तियों के माध्यम से पंक्तियां सुन लेंगे। जो हमने आपको भावार्थ समझाया है उसी की पंक्तियां हैं, देखेंगे। 3 लोक 14 भुवन सबे परे मोह सूझी, प्रेम छाड़ किछु और न लीना, ज्यों देखियो मन बूझी। ध्रुवते ऊंचा प्रेम ध्रुव उवा, सिर दे पाऊं देव सो छुवा। क्या कहा? 3 लोक और 14 भुवनों में, जो अभी मैंने समझाया था आपको, इन सभी में प्रेम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। प्रेम छोड़ करके, प्रेम छाड़ किसी और न लीना, प्रेम को छोड़ करके और कोई दूसरी वस्तु ऐसी नहीं है जिससे ईश्वर को प्राप्त किया जा सके। ज्यों देखियो मन बूझ, मैंने मन में सोच करके देखा तो प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। ध्रुवते ध्रुवते ऊंच प्रेम ध्रुव उवा, यानी जो प्रेम है वो आकाश से भी ऊंचा है। ध्रुव मतलब आकाश, आकाश से भी ऊंचा है। और ध्रुव उवा यानी अग्नि भी चंदन के समान लगती है। जब प्रेम हो जाता है तो अग्नि भी चंदन के समान लगती है। और ये चीजें वो ही व्यक्ति कर सकता है, वो ही पर्सन कर सकता है जो सिर दे पांव दे सो छुआ, यानी जो सिर दे पांव दे, यानी जो अपनी परवाह छोड़ दे, खुद के बारे में सोचना छोड़ दे, खुद के बारे में कल्पना करना बंद कर दे। सर्वगुण देखा जाए तो जो भी प्रिय या प्रिया, जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं कोई भी, तो साथियों वहां पूर्ण रूप से समर्पण भाव होना चाहिए। अगर समर्पण भाव आ गया तो प्रेम बिल्कुल ही, प्रेम की ये पराकाष्ठा है, कठिन प्रेम की पराकाष्ठा है। क्योंकि व्यक्ति जब प्रेम करता है तो अपने बारे में नहीं सोचता है, वो सिर्फ प्रेमी के बारे में ही सोचता है। प्रेमी उसके लिए सही करे, गलत करे, अच्छा करे, बुरा करे, हर चीज में उसको आनंद ही आनंद आता है। कभी भी उसके अंदर कोई और भावना नहीं आती है, क्योंकि वो अंदर से और बाहर से सर्वस्व न्यौछावर कर चुका है, पूर्ण रूप से समर्पित हो चुका है। इसलिए साथियों, प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं है जो चलते फिरते राह चलते किसी से भी कर लिया जाए। ये प्रेम एक ऐसी ईश्वरीय शक्ति है, ईश्वरीय तत्व है, जो जिससे हो जाता है वो ही समझ पाता है, जिसको नहीं होता वो नहीं समझ पाता है। तो यहाँ प्रेम की जो परिभाषा जायसी ने दी है बहुत ही श्रेष्ठ दी है। देखेंगे आप आगे, प्रेम रखने वाले को विरह भी सहना पड़ता है। ये सच है, जो व्यक्ति प्रेमी है उसको विरह या दुख कह लो, या कष्ट कह लो, परेशानियां कह लो, परिस्थितियां कह लो, उसको भी भोगना ही पड़ता है। क्योंकि प्रेम में ये चीजें स्वाभाविक हैं, ये चीजें मिलती हैं। जो चीजें, क्योंकि प्रेमी के बिछुड़ जाने पर बस दुख ही दुख होता है। क्योंकि प्रेमी, प्रिया और प्रियतमा एक दूसरे का सानिध्य चाहते हैं, लेकिन वो सानिध्य नहीं मिलता है, एक दूसरे से दूर होते हैं या बिछुड़ते हुए लगते हैं, तो साथियों वही विरह का कारण हो जाता है, प्रेम विरह में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा जायसी ने बताया है। और क्या देखेंगे आप आगे, दूसरा पॉइंट है बच्चों आपका रस निरूपण। रस निरूपण में देखेंगे आप
रस निरूपण, दूसरा पॉइंट नंबर 2। तो देखेंगे साथियों, पद्मावत में श्रृंगार, करुण, वीर, बीभत्स, भयानक, अद्भुत, शांत, वात्सल्य आदि सभी रसों का चित्रण हुआ है पद्मावत महाकाव्य में। और इसमें मुख्य तो शांत रस है, क्योंकि जायसी का लक्ष्य आध्यात्मिक प्रेम की व्यंजना करना है। पद्मावत में श्रृंगार रस का बड़ा सुंदर वर्णन हुआ है। साथियों, शुक्ल जी के अनुसार नागमती का विरह वर्णन तो हिंदी साहित्य की अनूठी निधि है। नागमती के विरह की झलक प्रस्तुत करने वाला यह उदाहरण आप देख सकते हैं। कौन सा उदाहरण है, जिसके बारे में हमने दूसरे क्वेश्चन में भी चर्चा की है। कौन सी? जय पंछी के नियर कहे विरह की बात, सोई पंछी जाए जर तरवर होए निपात। साथियों, क्या कहा है? जय पंछी के नियर, जिस पक्षी के पास में जाकर के रानी नागमती अपना विरह सुनाती है, जाए जल, वो पक्षी मर जाता है, जल जाता है उनका दुख सुन के, उनका विरह सुन के। और क्या कहा है आगे? कहे विरह की बात, वो सोई पंछी जाए जल, वो पक्षी जल जाता है, खत्म हो जाता है, तरवर होए निपात। और जिस वृक्ष के नीचे वो अपना दुख रोती है या विरह बताती है, वो वृक्ष निपात हो जाता है, पत्तों से रहित हो जाता, पत्ते उसके जल जाते हैं, सूख जाते हैं, और पेड़ जो है, वो वृक्ष जो है पत्तों रहित होकर के निपात हो जाता है। साथियों, इनका विरह बहुत ही स्वाभाविक है। और यहाँ विरह की जो पराकाष्ठा है बहुत ही जटिल बताई गई है। जायसी ने यहाँ विरह को खूब बढ़ा चढ़ाकर बतलाया है। तो आप देखेंगे, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण में देखेंगे बच्चों, ये पॉइंट तीसरा है आपका, प्रकृति चित्रण। साथियों, जायसी ने प्रकृति का पर्याप्त वर्णन किया है। प्रकृति के व्यापारों के साथ मानव व्यापारों का साम्य स्थापित कर सूक्ष्म मनोभावों का चित्रण किया गया है। जायसी ने पद्मावत में प्रकृति का आलंबन, उद्दीपन, रहस्यात्मक, उपदेशात्मक, प्रतीकात्मक, मानवीकरण, वातावरण और निर्माण, संवेदनात्मक, संदेशवाहक, अलंकारिक आदि बहुत रूपों में सुंदर चित्रण किया है बच्चों। उन्होंने 6 ऋतुओं और 12 मासा के 6 मतलब 6 ऋतुओं का और 12 महीनों का, 12 मासा जिसको बोलते हैं, 12 महीनों के रूप में भी प्रकृति का चित्रण किया है। तो आप देख सकेंगे 2 पंक्तियों के माध्यम से क्या कहा है। सरवर हिया घटत नित जाई, टूक टूक होय के विरहाई, बहरत हिया करहु पियु टेका, दीठ दबंगरा मेर बहु एका। क्या कहा है? सरवर हिया घटत नित जाई। सरोवर जो है, हिया मतलब उसका हृदय यानी पानी, घटत नित जाई, दिनों दिन घटता जा रहा है। टूक टूक होय के विरहाई, यानी विरही व्यक्ति अंदर से टूक टूक, टुकड़े टुकड़े होकर के खत्म हो जाता है, टुकड़े टुकड़े होकर के जल जाता है, ऐसा बताया गया है। और क्या कहा गया है आगे? विरह हिया करहु पिय टेका, विरही व्यक्ति का हिया यानी हृदय पति की टेक यानी उनके बारे में ही सोचता रहता, उनकी ही प्रतीक्षा करता रहता है। और क्या? दीठ दबंगरा मेर बहु एका, मैंने ऐसा देखा है कि विरही व्यक्ति बस एकांकी जीवन लेकर के, एक तरफा होकर के अपने विरह में इतना डूब जाता है, दुख में इतना डूब जाता है कि वो सिर्फ अपने प्रिय के बारे में ही सोचता है और अपनी परवाह नहीं करता। वो अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच पाता, क्योंकि उसके विरह की पराकाष्ठा हो जाती है, वो विरह में बहुत ज़्यादा डूब जाता है। साथियों, ये हुई प्रकृति चित्रण की बात।
और अब हम चलेंगे चौथे पॉइंट पर। चौथा पॉइंट है आपका सौंदर्य वर्णन। चौथा पॉइंट देखेंगे सौंदर्य वर्णन में देखेंगे बच्चों, जायसी ने पद्मावती के सौंदर्य का भी बड़े मनोयोग से वर्णन किया है। यह वर्णन नक्सिक वर्णन पद्धति के अंतर्गत आता है। साथियों, नक्सिक का मतलब होता है, नक मतलब नाखून, सिक मतलब सिर, नाखून से लेकर के सिर तक का सौंदर्य वर्णन किया गया है। किसका? रानी पद्मावती का। और क्या कहा है? पद्मावती का सौंदर्य अनुपम, अपरिमेय और दिव्य है। साथियों, पद्मावती, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है फर्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत, कि रानी पद्मावती बहुत ही सुंदर थी, उनका सौंदर्य अनुपम था, उसकी उपमा नहीं की जा सकती है, व्याख्या नहीं की जा सकती है, अपरिमेय थी, अपरिमेय था उनका सौंदर्य और दिव्य था, बहुत ही पवित्र था। साथियों, जब वो चलती थी तो सिंदूर उड़ता था, हंसती थी तो फूल झरते थे, रोती थी तो आंखों से मोती गिरते थे। उनका सौंदर्य बहुत ही अनुपम था। रत्नसेन उनके सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होकर सब कुछ छोड़ देता है। पद्मावती सौंदर्य के प्रभाव का इस प्रकार वर्णन किया गया है। साथियों, आप देखेंगे, दो पंक्तियों के माध्यम से समझेंगे इसको। क्या कहा है कवि जायसी ने? नयन जो देखा हंस भाव, निर्मल नीर शरीर समीर, हसत जो देखा हंस भाव, दसन ज्योति नगहीर। क्या कहा? रानी कितनी सुंदर थी। नयन जो देखा हंस भाव, यानी उनके नयन जो थे, जो आंखें थी, वो इतनी सुंदर थी कि जैसे दो हंसों की जोड़ी होती है, उस तरह से साफ स्वच्छ और निर्मल पवित्र आंखें थी उनकी, बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही खूबसूरत थी। और निर्मल नीर समीर, जो आंखों के अंदर जो पानी था वो निर्मल नीर समीर, ठंडे पानी, शीतल पानी, जो निर्मल होता है पानी, उसके समान उनके आंखों में पानी था। और क्या कहा है आगे? हसत जो देखा हंसवा, जब वो हंसती थी तो उनके दांत इतने चमकीले थे, जैसे श्वेत हंस की श्वेतता होती है, वैसे ही उनके चांदी की तरह उनके श्वेत दांत दिखते थे, बहुत ही सुंदर थी। दसन ज्योत नगहीर, ऐसा लगता था जैसे दसों दिशाओं से हीरे जड़े हुए नग एक साथ झिलमिला रहे हों, ऐसे सुंदर उनके दांत थे। तो साथियों, यहाँ सुंदरता का वर्णन जितना करो उतना ही कम है, क्योंकि रानी पद्मावती बहुत ही अनुपम सौंदर्य था उनका, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ फिर भी कवि ने वर्णन करने का खूब प्रयास किया है, खूब अच्छा वर्णन किया है। आप देखेंगे पांचवा पॉइंट, रहस्यवादी वर्णन। पांचवा पॉइंट है रहस्यवादी वर्णन। देखेंगे आगे बच्चों, रहस्यवादी वर्णन में पद्मावत में अनेक जगह रहस्यवादी वर्णन हुआ है। कवि ने कहीं तो रवि शशि नखत दीपह ओहि ज्योति, रवि शशि नखत यानी रवि सूर्य, शशि चंद्रमा, नखत नक्षत्र, दीपह ओहि ज्योति, जितनी भी ये, चाहे वो सूर्य हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे तारे हों, चाहे नक्षत्र हों, ये सब वही ज्योति, वही मतलब ये जो एक अदृश्य सत्ता है, जो ईश्वरीय सत्ता है, उसकी ही ज्योति है। क्या? रवि, शशि और नक्षत्र, ये सभी। और क्या कहा? ये कह करके उन्होंने उस अगोचर सत्ता की ओर संकेत किया है। और कहीं परगट गुफुत सकल मह पूरी रहा सो नाव, जहां देखो तहां ओही दूसर नहीं जहां जाओ। क्या कहा कवि जायसी ने
कि प्रगट गुप्त सकलमय पूरी, यानी प्रगट जो गुप्त मतलब गुप्त रूप में जो प्रकट भी है और गुप्त भी है, दिखाई भी नहीं देता और है भी, सकलमय पूरी रासुना, सकल संसार में जड़ चेतन में सब जगह जो फैला हुआ है वो ही ईश्वर है, वो ही ईश्वरीय सत्ता है। और क्या कहा, जहां देखो तह वही दूसर नहीं जा जाओ, जहां भी देखो, जिधर भी देखो, ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां भी देखो, इसी की सत्ता विद्यमान है, किसकी, ईश्वर की। और तो दूसरी जगह हम कहाँ जाएं, हम कहीं भी नहीं जाएं, क्योंकि ईश्वर की सत्ता हर जगह विद्यमान है, ऐसा बताया है कवि ने। और क्या कहा साथियों, ऐसा कहकर उस सत्ता की सर्वत्र विद्यमानता का वर्णन किया है। और कहीं कहीं तो नयन जो देखा हंस भा, हसत जो देखा हंस भा, कहकर प्रत्येक पदार्थ में उस परम सत्ता का प्रतिबिंब बताया गया है। साथियों, जायसी ने सर्वात्मवाद, प्रतिबिंबवाद और अद्वैतवाद के माध्यम से अगोचर परम सत्ता को ब्रह्मांड में व्याप्त बतलाया है। उसी का जीव और जगत के साथ अद्वैत भाव भी दिखाया गया है। साथियों, यहाँ आपका भाव पक्ष कंप्लीट होता है। अब हम ले चलेंगे आपको कला पक्ष संबंधी विशेषताओं की ओर। तो आप देखेंगे कला पक्ष संबंधी विशेषताओं को। कला पक्ष संबंधी विशेषताएं, जैसा कि मैंने बताया था, भाव पक्ष तो मन के भाव, मन की धारणा, और कला पक्ष व्याकरण संबंधी इसमें आता है। तो आप देखेंगे आगे कला पक्ष संबंधी विशेषताएं। ले चलते हैं आपको कला संबंधी विशेषताओं की ओर। तो आप देखेंगे बच्चों, जायसी का जो कला पक्ष अनेक विशेषताओं से मंडित है और उनका भाषा सौष्ठव भावानुरूप है। उनकी अवधी भाषा सीधी सादी और बोलचाल की मुहावरेदार है। साथियों, उसमें समस्त पदों का प्रयोग बहुत कम हुआ है। भाषा में अभिधा, लक्षणा, व्यंजना ये तीनों शब्द शक्तियों का प्रयोग देखने को मिलता है। और भाषा में पुनरुक्ति दोष भी है, यानी किसी किसी शब्द को, किसी किसी लाइन को बार बार कहा गया है। पुनरुक्ति, पुनः उक्ति करना पुनरुक्ति कहलाता है। तो कहीं कहीं पुनरुक्ति जो है भाषा में पुनरुक्ति दोष भी है। साथियों, पद्मावत में कथोपकथन शैली, वर्णनात्मक शैली, उपदेशात्मक शैली का अधिक प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं ऊहात्मक शैली भी अपनाई गई है। बच्चों, जायसी की अवधी भाषा तुलसीदास जी की अवधी भाषा की तरह उच्च स्तर की साहित्यिक भाषा नहीं है, क्योंकि भाषा में प्रतीकात्मकता, चित्रात्मकता की विशेषताएं हैं और फारसी काव्य के प्रभाव को पद्मावत में देखा जा सकता है। जैसा कि इन्होंने डॉक्टर द्वारका प्रसाद सक्सेना के अनुसार जो बताया था, फारसी प्रेम पद्धति से पद्मावत प्रेमाख्यान काव्य रचा गया है। तो साथियों, यहाँ पर जो है फारसी काव्य के प्रभाव को पद्मावत महाकाव्य में देखा जा सकता है। ऊहात्मक और बीभत्स वर्णन इसी प्रभाव का परिणाम है। बच्चों, पद्मावत में सादृश्य मूलक अलंकारों का अधिक प्रयोग हुआ है। पद्मावत का कथानक रूपक और समासोक्ति पर आधारित है। व्यतिरेक अलंकार का एक उदाहरण देखेंगे आप, व्यतिरेक अलंकार का। साथियों, यहाँ दिया है दो पंक्तियों के माध्यम से। का सरवर तो ही देव मयन को, चांद कलंकी वह निकलंकु, वह निकलंकु। क्या कहा? का सरवर तो देव मयन को, हे सरवर तुझे क्या चंद्रमा क्या दिखाऊं तुझे, हे सरोवर तुझे चंद्रमा क्या दिखाऊं। क्या कहा कवि ने? बहुत ही सुंदर पंक्ति कही है कि चांद कलंकी वह निकलंकु। चंद्रमा तो कलंकी है, उस पर धब्बा लगा हुआ है, लेकिन रानी पद्मावती जो है वो निष्कलंक है, बिल्कुल भी उसमें कोई दाग या धब्बा नहीं है। ऐसा किसने कहा है? कवि ने। और क्या कहा साथियों?
पद्मावत में चौपाई और दोहा छंदों का प्रयोग भी हुआ है। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह के अनुसार यह पद्धति कड़वकवध पद्धति कहलाती है। कड़वकवध। तो साथियों, पद्मावत में भाषागत त्रुटियों की तरह छंद संबंधी दोष भी मिलते हैं। कवि का मुख्य ध्यान कला पक्ष की अपेक्षा भाव पक्ष की ओर रहा है। कवि ने कला पक्ष की अपेक्षा भाव पक्ष की ओर ज्यादा ध्यान दिया है। तो यहाँ भाव पक्ष ज्यादा सबल दिखाई देता है बच्चों, और कला पक्ष थोड़ा कम सबल दिखाई देता है। थोड़ा सा भाव पक्ष से निर्मल दिखाई देता है, यानी कमजोर दिखाई देता है। यहाँ कला पक्ष पर ज्यादा कार्य नहीं किया है कवि ने, और भाव पक्ष में ज्यादा किया है। तो देखेंगे आप, यहाँ देखा जाए तो कला पक्ष की अपेक्षा भाव पक्ष ज्यादा सबल दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे बच्चों निष्कर्ष की ओर ले चलते हैं आपको। देखेंगे आप, निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं बच्चों कि संक्षेप में जायसी का पद्मावत एक महत्वपूर्ण प्रबंधात्मक महाकाव्य है। अवधी भाषा में रचे गए इसकी काव्य सौंदर्य की दृष्टि से अपनी उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। इसमें कला पक्ष की अपेक्षा भाव पक्ष प्रबल है, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको। तो इस क्वेश्चन के अंदर साथियों, जायसी का जो कला पक्ष और भाव पक्ष है, वो इसमें कला पक्ष की अपेक्षा भाव पक्ष प्रबल बताया गया है, और भाव पक्ष ही प्रबल है, जो हमने अभी महसूस भी किया था और आपको बताया भी था। तो साथियों, अब हम चलेंगे आगे। ये क्वेश्चन आपका यहीं कंप्लीट हो जाता है, और इसी पार्ट से एक क्वेश्चन और आपको कराया जाएगा। कौन सा? कबीर व जायसी की भक्ति भावना की तुलना। तो ले चलेंगे आपको आगे। ये क्वेश्चन यहीं कंप्लीट होता है, देखेंगे आप आगे।